और हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान बता दिया गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल देखेंगे, जो उसका बनाने का नियम है। रूल नंबर 1 देखेंगे तो हमारा रूल नंबर 1 होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट। रूल नंबर 2 देखेंगे होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 3 देखेंगे तो होता है हमारा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें का रूल नंबर 4 देखेंगे तो रूल नंबर 4 होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा था। अब हम देखेंगे कि हमारा जो रूल नंबर यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये देखना सबसे यहाँ पे जरूरी है कि हमने जो सब पहला रूल था सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इसमें हमने क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो ये अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य के लिए जो रूल है, इसका प्रयोग किया जाएगा। तो जिसमें हम क्या करेंगे, क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अगर जब रूल नंबर 2 देखेंगे तो हमारा निगेटिव सेंटेंस है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। क्यों क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे? क्योंकि हम डिड जो हमारा है, डिड ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, सहायक क्रिया के रूप में। तो जिस वाक्य में हम डिड का प्रयोग कर देंगे, डिड, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा जो हम डिड का प्रयोग कर रहे हैं ये हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है। तो हमको दिखाई दे रहा है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, इसमें केवल क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग होता है। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 3 जो हमारा है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो हमारा तीसरा है ये क्या है, रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है। तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल है, तीसरे पे मैंने क्या किया है, क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया है। हमको इतना ध्यान में रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आए तो उसमें देखना है कि यदि वो सकारात्मक वाक्य है तब वहाँ पे हम क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। यदि वो नकारात्मक या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आ गया? यानी कि वाक्य सकारात्मक हो और वह टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको बनाते वक्त कितना ध्यान रखना है कि क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करना है। इस दे दिया। जैसे मैंने खाया, मैंने खा लिया, मैंने खाया, मैंने खा लिया, ये भी सकता है मैंने खाया था। अभी तीन एक की यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये तीन सेंटेंस दिखाई दे रहा है, मैंने खाया, मैंने खा लिया, मैंने खाया था, तीनों। तो इसमें बनाने का सबसे आसान तरीका है, तो हमको मालूम है कि या आया है, या था, खाया, लिया, दिया है। तो इसके मतलब मालूम चल रहा है कि जो हमारा वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे इसको, बहुत लोग इसको गलत बना देंगे, मैंने खा लिया। इसको समझेंगे कि जो मैंने खा लिया ये बहुत लोग समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट है, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये मैंने खा लिया लिखाया गया है कि दिया, लिया गया, ये जब हिंदी वाक्य क्रिया का अंत में है तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसमें लिया आया है। इसलिए हमारा ये परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट नहीं बल्कि क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैंने खाया, मैंने खा लिया या मैंने खाया था, इन तीनों का बनाएंगे तो हमारा केवल होगा आई एट। तीनों मैंने खाया, मैंने खा लिया या मैंने खाया था, तीनों के लिए ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो हमारा होगा आई एट। यानी केट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि क्रिया के हमारे सेकेंड फॉर्म है
इसी सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो मैंने खाया, मैंने खा लिया, मैंने खाया था, ये जो हमारा तीनों वाक्य दिखाई दे रहा है, यह हमारा वाक्य अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य है। जो सकारात्मक वाक्य है तो रूल नंबर पहले पे लगेगा, तो हमारा सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा आई है, और जो क्रिया है खाया, खा लिया, खाया, इस समय क्या है क्रिया, यहाँ पे क्रिया क्या करेंगे, दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे, तो हमारा हो जाएगा आई एट। मैंने खाया, मैंने खा लिया या मैंने खाया था, तो हो जाएगा आई एट। तीनों के एक ही ट्रांसलेट है इंग्लिश में, आई एट। कितना ध्यान रखना है कि लिया है तो मत समझिए, क्यों पास्ट परफेक्ट में गलत हो जाएगा, उसको जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। तब हम क्या करेंगे, अब इसको हम देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाकर। इस दे दिया, राम बाजार गया, राम बाजार गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि गया या आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया हमारा। तो बनाने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे राम बाजार गया, तो हमारा कौन सा सेंटेंस है, हमारा मालूम चला है कि हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए इस रूल का यूज करेंगे। तो हमारा सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, राम है, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, राम। उसका सभी बात कर रहा है क्रिया की दूसरी, क्रिया क्या कर रहा है, गया। गया का क्या होता है फर्स्ट पार्ट, गो। इसका सेकंड पार्ट क्या होता है, वेंट। हम क्या लिख देंगे, राम वेंट कहाँ गया, बाजार, लिख देंगे वेंट टू मार्केट। राम वेंट टू मार्केट यानी राम बाजार गया। अब इसका जब बनाएंगे दूसरा, पहला हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का, दूसरा का निगेटिव, तो हो जाएगा राम बाजार नहीं गया। तो जब राम बाजार नहीं गया तो हमको मालूम चल रहा है, तो हमारा रूल नंबर 2 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें नहीं शब्द लग गया है, तो निगेटिव सेंटेंस ये है, तो इसके लिए लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम, राम हो गया। अब देखिए राम के बाद क्या कह रहा है, तुरंत डिड नॉट, राम डिड नॉट गो टू मार्केट। अभी फंसने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने बताया कि हमारा जो डीड है हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, तो जब इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर दिया जाएगा तो इसमें क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया जाएगा। हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में डीड का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पे हम क्या कर रहे हैं, क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन जो निगेटिव सेंटेंस में आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, तो वहां पे जब डीड का प्रयोग हो जाता है तो क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग किया गया, जैसे कि इस वाक्य में किया गया है। इसमें किया गया राम बाजार गया है तो राम वेंट टू मार्केट, और राम बाजार नहीं गया है तो राम डिड नॉट गो टू मार्केट। जब तीसरा बनाएंगे, क्या राम बाजार गया है, क्या राम बाजार गया है। जब क्या राम बाजार गया है तो उसे प्रश्न पूछ रहा है, तो क्या राम बाजार गया है, तो हम देखेंगे हमारा तीसरा रूप लगेगा डिड। इसलिए आवश्यकता नहीं, इसमें केवल डिड का ही प्रयोग किया जाएगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में वो डिड का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन करता उससे मतलब नहीं हमको, केवल डिड का ही प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे जो हम क्या किया स्थान क्या लगा देंगे, डिड। डिड पर तुरंत क्या कर रहा है, सब्जेक्ट, तो डिड राम क्रिया गो टू मार्केट, ये हमारा हो जाएगा। फिर इसका चौथा बनाएंगे, क्या राम बाजार नहीं, यहाँ पे गया होगा, है नहीं, क्यों यहाँ पे गया, क्या राम बाजार गया है नहीं होगा, क्या राम बाजार गया केवल, क्या राम बाजार नहीं गया, क्या राम बाजार नहीं गया। इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तब इसको क्या लिख दें, क्या जगह पे डिड हो जाएगा, सब्जेक्ट राम है, उसको नॉट का प्रयोग करेंगे, डिड राम नॉट गो टू मार्केट, ये हमारा हो जाएगा इस तरह। हमको लिखना ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करेंगे। निगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। हाँ, यदि निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो उसमें हम क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे।
तो पहचान हो गया, रूल हो गया। अब एग्जाम्पल आपको समझा दिया गया। अब जैसे मान लीजिए कि क्या दे रहा है, आपको बार इसके पिछले वीडियो में समझा दिया गया था कि क्या दिया है। कि शुरू में दिया, बीच में भी दे सकते हो वाक्य कितने। जब शुरू में दिया है तो हम क्या किया, यहाँ पे क्या के लिए डीड का प्रयोग किए हैं। यदि यही कहीं क्या वाक्य के बीच में दे दे तो आप हम किस तरह प्रयोग किया जाता है। अब देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए इस तरह, क्या तुमने कहा। दूसरा मान दे दिया, तुमने क्या कहा। अब क्या तुमने कहा, तुमने क्या कहा, इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे शुरू में क्या दिया है और यहाँ पे बीच में। हम आपको पहले वीडियो में बता दिए हैं, इससे पहले पिछली वीडियो में, कि जिस वाक्य का आंसर हमको क्या यस या नो में देना हो, यस या यानी हाँ और नहीं में देना हो, तो उस वाक्य में हम क्या का प्रयोग नहीं करते हैं। और जिस वाक्य में हमको आंसर देना हो कि क्या है, यानी कि तुमने क्या क्या कहा, ये बताना पड़ेगा हमने ये कहा, तो इस वाक्य में हम वाट का प्रयोग यानी क्या का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या तुमने कहा, तो इसको हम बनाएंगे तो क्या है, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, डीड, हेल्पिंग वर्ब का डीड प्रयोग कर देंगे। डीड हो गया। अब देखिए डीड, उसका सब्जेक्ट क्या है, यू, डीड हो गया, उसके बाद क्या करेंगे, से, क्या हो जाएगा, डीड यू से, ये हमारा हो गया डीड यू से, यानी कि क्या तुमने कहा तो जाएगा डीड यू से। अब लास्ट दिया दूसरा कि तुमने क्या कहा, तो बीच में क्या आ गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या का इस्तेमाल पहले करेंगे, तो हो जाएगा व्हाट डिड यू से। हो गया व्हाट डिड यू से, यानी कि तुमने क्या कहा। तो यह हमारा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहला भाग था जिसकी पहचान बता दिया गया, आपको रूल नियम बता दिए गए, और जिसके बनाने का रूल नियम है। आपको केवल इतना याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट एक ऐसा टेंस है जिसमें उसके अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य हो तब क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है। अगर हम तीनों टेंस के 12 भाग पढ़ेंगे तो किसी अदर में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक ही ऐसा टेंस है जिसमें क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग किया जाता है, वो भी सकारात्मक वाक्य के साथ। तो आपको केवल इसका पहचान याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पहचान है। और पहचान पर ये याद रखना है कि हमको किस वाक्य के साथ क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करना है और किस वाक्य के साथ क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करना है। तो ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि कोई आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हमको ये दिक्कत परेशानी है, और इसके रिलेटेड जो भी आपको एक्सरसाइज मिल रहा है उस एक्सरसाइज को सॉल्व करते रहिए।